हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 का जो रिमेंड जो हमारा पार्ट बच गया था कंडीशन एंड वारंटी का, उस पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल एंड गुड कंडीशन की, कंडीशन और वारंटी की जो एम्पाइल्ड कंडीशंस हैं उन पर। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं आज की हमारी जो एम्पाइल्ड कंडीशन है। ठीक है, एम्पाइल्ड वारंटीज क्या क्या कंडीशन की, तो एम्पाइल्ड हमने देख ली थी, अब एम्पाइल्ड वारंटीज की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहली जो कंडीशन वारंटी है, वारंटी एज क्वाइट पोजेशन ऑफ गुड्स। वारंटी एज क्वाइट possession of goods, यानी इसको हिंदी में कहते हैं शांतिपूर्ण अधिकार का आश्वासन, यानी शांतिपूर्ण अधिकार का आश्वासन। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखिए जनरली कि अनुबंध में किसी विपरीत अभिप्राय का अभाव है और सेलर अगर बायर को ये एम्पाइल्ड वारंटी देता है कि अगर बायर जो भी गुड्स है उस पर अपना क्वाइट पोजेशन प्राप्त कर सकता है और उसका यूज कर सकता है, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 14 सब सेक्शन बी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस देयर आर इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट there is an implied warranty that our buyers shall have and enjoy quiet possession of the goods, यानी वो quiet possession को यूज कर सकता है वहां पर। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वारंटी एज to freedom from चार्जेस। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ऋण भार से मुक्ति का आश्वासन, ऋण भार से मुक्ति का आश्वासन, मुक्ति का आश्वासन। रुकिए 2 मिनट, आश्वासन। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यह है कि विक्रय अनुबंध में अगर गुड्स थर्ड पार्टी के ऐसे किसी लोन से, किसी चार्जेस से फ्री है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम नहीं डिक्लेयर किया गया था, अथवा या फिर हम कह सकते हैं कि बायर को कॉन्ट्रैक्ट के टाइम या इसके पहले इसकी कोई जानकारी नहीं थी। यानी कि यहां पर एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहला ए 3 पार्टी बना देते हैं, बी या फिर सी। ठीक है, ए के पास हम यहां पर कह सकते हैं कि ए अपनी साइकिल बी के पास प्लेज करता है, यानी यहां पर हम साइकिल किसके पास प्लेज कर रहा है, साइकिल प्लेज कर रहा है बी के पास। ठीक है, कुछ टाइम के बाद बी अपनी साइकिल, ए अपनी जो साइकिल है वो बी से मांगता है, ए साइकिल को सी को बेच देता है, यानी कि यहां पर साइकिल किसके पास गिरवी रखी है हमने, बी पर। बी के पास बी ने क्या किया कि वो गुड्स जो साइकिल थी वो सी को सेल कर दी। ठीक है, यहां पर जब ए बी से साइकिल मांग रहा है तो बी कहता है कि हमने तो वो साइकिल सेल कर दी है, किसको, सी को। तो यहां पर ए को कंपेंसेशन कहां से मिलेगा, बी को, बी से। ठीक है, तो कंपेंसेशन ले सकता है क्योंकि वह, हमने यहां क्या लिखा है, वारंटी एज टू फ्रीडम फ्रॉम चार्जेस, ऋण से मुक्ति का आश्वासन दिया था, जबकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कंडीशन में ए कंपेंसेशन लेने का राइट रखता है। क्लियर है यहां पर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन की। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी वारंटी एज टू क्वालिटी
टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड। यानी हम यहां कह सकते हैं कि हिंदी में लिख देते हैं व्यापार की प्रथा के अनुसार, व्यापार की प्रथा के अनुसार माल की किस्म का आश्वासन। ठीक है, यानी देखिए अब क्या होता है इसमें, ये कौन सी कंडीशन है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले कि अगर हमने गुड्स को सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी और ऑब्जेक्ट के लिए अगर गुड्स की क्वालिटी या फिर हमारी उसकी फिटनेस से रिलेटेड अगर कोई ऐसा कोई एम्पाइल्ड कंडीशन या वारंटी दे रखी है तो उसको भी इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे एक एग्जांपल सेट करते हैं, यहां पर एग्जांपल है कि ए ने किससे, बी से एक स्पेशल क्वालिटी का कोई कोल लिया। क्या लिया यहां से, कोल। ठीक है, कोल जब उसने लिया तो ए ने ये बता दिया था कि ये कोल उसको किस लिए चाहिए, स्टीमर के लिए। ठीक है, यानी भट्टी के लिए चाहिए था उसको। ठीक है, पहले से ही ऑब्जेक्ट क्लियर कर दिया था ए ने अपनी तरफ से कि ए जो कोल लेने आया है वो किस लिए चाहिए, उसको भट्टी के लिए चाहिए, स्टीमर के लिए। ठीक है, तो ऐसे में माना जाएगा कि बी की ओर से जो भी यहां पर इंपाइल्ड वारंटी है वो ये है कि यहां पर बी कैसा कोल भेजेगा, स्टीमर वाला कोल भेजेगा। क्योंकि हमारी ट्रेड यूजेस के अकॉर्डिंग अगर ए ने बता दिया है तो कोल कैसा भेजना है आपको, स्टीमर यानी भट्टी के अकॉर्डिंग भेजना है। क्लियर है यहां पर। फिर हम लास्ट हमारी कंडीशन देख लेते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है, फोर्थ कंडीशन है हमारी वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। यानी देखिए हिंदी में भी इसका हम लिख देते हैं, हिंदी में है इसका माल की खतरनाक प्रकृति को प्रकट करने से संबंधित आश्वासन। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है कि जब भी हम एक गुड्स के सेलर की ओर से ये वारंटी दी जाती है कि वो जो भी गुड्स बेच रहा है वो खतरनाक या फिर डेंजरस नेचर का है, तो अगर कोई भी सेलर इस तरह का सेल करता है तो उसे जितनी भी उस डेंजरस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसको सर्कुलेट करनी है, आपके वो हमारे किसको सर्कुलेट करेंगे हम, वो हमारे जो भी बायर होगा उस तक सर्कुलेट करनी है। यानी कि अगर मैं एक सेलर हूं और मुझे पता है कि मेरी जो भी गुड्स है वो खतरनाक यानी डेंजरस नेचर की है, तो जितने भी उस खतरनाक गुड्स के जो भी बायर है उन सबको मैं जब वो परचेस करने आते हैं तो उन सबकी सारी इंफॉर्मेशन डेंजर से रिलेटेड देनी है मेरे को। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में हम ये बात करते हैं कि जैसे कोई टैबलेट है या फिर कोई भी ऐसा लिक्विड फॉर्म है, जैसे मान लो लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, उस लिक्विड से वो लिक्विड जो है वो किस नेचर का है, डेंजरस नेचर का है। ठीक है, डेंजरस नेचर का है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो भी इस लिक्विड के बायर होंगे उस डेंजरस नेचर के लिक्विड के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, हम उन बायर तक प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि इन केस अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाती है या इन केस उनको डेंजर से बचाना है हमको, तो हम उसमें इजीली इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर। ये थी हमारी कुछ कंडीशंस हमारे एम्पाइल्ड वारंटीज की, जो वारंटीज होती है कि हम किस किस तरह की वारंटी ले सकते हैं और दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं हमारे इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा डॉक्ट्रिन है उसकी, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर, क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत। चलिए इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड देख लेते हैं, कहाँ से आया, कैसे ये काम करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए सबसे पहला जो पॉइंट होगा कि ये आया कहाँ से है। क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत इंग्लिश कॉमन लॉ से आया है। कहाँ से आया है हमारा? इंग्लिश कॉमन लॉ से आया है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। अब देखिए कि यह जो डॉक्ट्रिन है वो हर बायर को सदैव अवेयर रहने को कहता है, यानी कि अवेयर रहो, क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं रहोगे तो अपने बेनिफिट्स को सेफ नहीं कर सकते। ठीक है, अवेयर रहने का क्यों कहता है? बेनिफिट्स को सेव करने के लिए। ठीक है, यानी यहां पर हमको अवेयर किसको रखना है? हमारे बायर को। क्लियर है यहां पर? और यहां पर बेनिफिट्स भी किसके होंगे? हमारे बायर के। चलिए देखिए, अब हम इस पूरे जो सिद्धांत में ये पढ़ेंगे कि अगर कोई कस्टमर आता है तो कोई बायर है तो उसे गुड्स खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी सारा कुछ चेक करना होगा और वो उन सारी कंडीशन से सेटिस्फाइड है तभी वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, उस गुड्स को खरीदेगा। तो चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल मीनिंग देख लेते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर lays down that ordinary every buyer must take care of his own interest while buying the goods। इसका मतलब है कि अगर उसे कोई माल खरीदना है तो उससे पहले उस माल की किस्म और उपयुक्तता की जांच कर लेनी चाहिए और वो उस बात से संतुष्ट है तभी वो माल खरीदता है। यदि वह ऐसा करने में चूक करता है तो वह सेलर को कभी भी फॉल्ट में नहीं मान सकता। क्लियर है? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी आपका सिद्धांत है वो आपका इस बेस पर माना जाता है, अजम्पशन है इसकी, वो हम आगे बात कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इन शॉर्ट हमारा ये जो लाइन का मतलब है कि जब भी हम माल खरीदते हैं तो हमको खुद को टेक केयर करना चाहिए, हमारे खुद के इंटरेस्ट का। जब तक हम खुद हमारा इंटरेस्ट सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, तब तक हम किसी भी गुड्स को परचेज नहीं कर सकते। और अगर इन केस हम करते भी हैं तो हम अपने सेलर में किसी भी तरह का कोई भी डिफॉल्ट नहीं क्लेम कर सकते। He must buy goods only after satisfying himself। अगर वो उन गुड्स से खुद संतुष्ट है तभी वो खरीदेगा और गुड्स में वो सारे बेनिफिट्स एज टू क्वालिटी वाइज भी वो अगर सेटिस्फाइड है तभी वो गुड्स खरीदेगा, फिटनेस वाइज भी अगर वो सेटिस्फाइड है तभी वो गुड्स खरीदेगा, और सूटेबिलिटी भी होनी जरूरी है उसमें। ठीक है, अगर उसके सूटेबिलिटी के हिसाब से है तभी वो गुड खरीदेगा, अदरवाइज अगर वो गुड्स खरीदता है, सूटेबिलिटी ऑफ द गुड्स, ठीक है, फॉर हिज पर्पस ऑफ बाइंग। चलिए इस सेंटेंस को समझ लेते हैं, ये क्या कहता है। ही मस्ट, देखिए, he must buy goods only after satisfying himself as to quality, fitness और suitability of the goods for his purpose of buying।
जब एक बायर अपने गुड्स को खरीदता है तो सबसे पहले उसको ये ध्यान रखना है कि जिस उद्देश्य के लिए उसने उस चीज को खरीदा है, उसने उस गुड्स को बाय किया है, यानी एज टू क्वालिटी, फिटनेस, सूटेबिलिटी, तभी वो उस गुड्स को खरीदेगा, ठीक है। अदरवाइज ही शुड नॉट ब्लेम ऑन सेलर। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इफ ही फेल्स टू डू, यानी अगर वो फेल होता है, इफ ही फेल, अगर उससे कोई चूक हो जाती है, टू डू सो, अगर हमने ऊपर जैसा कहा कि गुड्स उसी लिए खरीदनी चाहिए जब वो सेटिस्फाइड हो, अगर वो इस चीज में चूक कर देता है तो ही कैनॉट ब्लेम द सेलर, ठीक है। अभी हमने बताया कि वो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज रुकिए, just because the seller is not bound to supply goods of a particular क्वालिटी, ठीक है। जो भी उसका सूटेबल क्वालिटी है उस हिसाब से उसने नहीं, वो बाउंड नहीं है। इट इज द बायर्स ड्यूटी टू सेलेक्ट गुड सूटेबल फॉर हिज नीड्स एंड पर्पस। अभी हमने कहा कि उसकी जो भी नीड्स है, जो भी पर्पस है, उस हिसाब से उसको क्या करनी है, अपनी गुड्स को परचेज करना है, ठीक है। देन it is for the buyer to make himself accounting with the quality and defects of the goods, which is a complement to buy. The doctrine is however subject to implied and express condition and warranties. इसके बीच कुछ condition and warranties हैं। The doctrine of caveat emptor is based on presumptions. एक presumptions है, उन पर बात करते हैं। सबसे पहली जो presumption है, यानी किस बेस पर, किस मान्यता पर आधारित है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर, उस पर बात करते हैं। देखिए जो प्रिजम्पशन है वो ये है दैट अ बायर रिलीज ऑन एंड यूज हिज स्किल एंड जजमेंट। चलिए, अ बायर रिलीज ऑन एंड यूज his skill and judgment while buying the goods। सिंपल सी प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन ये कहती है कि क्रेता माल क्रय करते समय अपने ही चातुर्य और विवेक पर विश्वास करता है। कोई भी बायर अगर अपने परचेस करता है, गुड्स खरीदता है, तो वो अपने ही स्किल्स और अपने ही जजमेंट के बेस पर उन गुड्स पर ट्रस्ट करता है। अगर बायर को खुद के ही जजमेंट और खुद की ही स्किल्स पर डाउट हो तो उसकी गारंटी कभी भी हमारा सेलर नहीं ले सकता। क्लियर है? while buying एक सेकेंड, चलो एक सेकेंड, सॉरी। if the buyers distrust, खुद पर ही अगर विश्वास नहीं है, on his own skill and judgment, he may ask the seller to give
to give a guarantee and warranty. Guarantee and warranty. क्लियर है यहां तक? ठीक है. In India, Sale of Goods Act 1930 has also enunciated the doctrine of these words subject to the provision this act and may other law of the time being in force. There is a no implied warranty or condition as to the quality or fitness for any particular purpose of the goods and supply under the contract of sale. Section according to 16 and para number is 11 part. क्लियर है यहां तक? यानी कि भारत में माल विक्रय अधिनियम के इस सिद्धांत की मान्यता इन शब्दों में दी गई है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अंदर या तत्सम प्रभावी किसी भी राजनियम के अधीन रहते हुए माल विक्रय अनुबंध में किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए माल की किस्म और उपयुक्तता के संबंध में कोई गंभीर शर्त नहीं है. यानी कि अगर आपको बायर को किसी भी गुड्स को खरीदना है तो वो डायरेक्टली कोई भी ऐसी कोई वारंटी या कंडीशन नहीं है और वो अपनी कंडीशन के हिसाब से क्या कर सकता है, उसमें चेक कर सकता है. क्लियर है यहां पर? अब बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट जो कंडीशन होगी, इसमें जो एक्सेप्शंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. एक बार के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिटल एम्प्टर देख लीजिए. इसका नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल डिस्कशन और कर लेंगे और इसकी जो एक्सेप्शन है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म हो रही है. थैंक यू.